Hello everyone. So today we will discuss about rectifier. Rectifier is a device which converts AC power into a DC power. And rectifier is made for those electrical equipment where DC power is required. So rectifier is of two types. First half wave rectifier, second full wave rectifier. So first discuss about half wave rectifier. This is the circuit diagram for half wave rectifier. This is the input source connected with step down transformer जिसके अंदर वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज होगी. फर्दर कनेक्टेड है पीएन जंक्शन डायोड के साथ. उसके बाद फर्दर कनेक्टेड है लोड रेजिस्टेंस के साथ. सी डी के अबाउट हम आउटपुट डीसी वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. एंड दिस इज द ग्राफ फॉर इनपुट वेव. फॉर वन कंप्लीट साइकिल हमने यहाँ पे टाइम कैपिटल टी लिया और हाफ साइकिल के लिए ऑब्वियसली t/2 हो जाएगा. तो यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज देखें तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पीक वोल्टेज है Vm, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए पीक वोल्टेज है Vm. तो पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ पे 2Vm हो गई. और VDC की वैल्यू देखें यहाँ पे इस केस में 0 होगी और VRMS की वैल्यू देखें तो Vm/√2 होगी. अब देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग कैसे होगी. तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा. जब ए पॉइंट पॉजिटिव होगा तो जो पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा. फिर फर्दर फ्लो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट होगा तो कंप्लीट जो साइकिल है करंट का इस डायरेक्शन में होगा. इस सिचुएशन में जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके अबाउट वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम होगा. तो जितना भी इनपुट वेव के अंदर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड आउटपुट में भी होगा क्योंकि आउटपुट कनेक्टेड है लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली. तो जो ग्राफ इनपुट में आया है वही सेम ग्राफ आउटपुट में आएगा. अगर हम बात करें नेक्स्ट हाफ साइकिल की जिसके अंदर ए हमारा नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा. इस सिचुएशन के अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड है यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा. रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा. तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं है. इट मीन्स जो आउटपुट में है ग्राफ यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए. सिमिलरली अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो ए हमारा दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव होगा तो सेम ग्राफ आएगा. नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए हमारा नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली पीएन जंक्शन डायोड इस केस में भी रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं आएगा. इनपुट वोल्टेज की वैल्यू Vi = Vm sin ωt. Vm इज द पीक वैल्यू. तो यहाँ से हम आउटपुट करंट निकाल लेंगे जो कि I/O है जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है. तो I/O की वैल्यू क्या होगी? टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल वोल्टेज कितनी है? Vm sin ωt अपॉन में RF + RL. RF इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड RL इज द लोड रेजिस्टेंस. तो इसकी वैल्यू इक्वेट करेंगे = Im sin ωt. तो यहाँ से जो Im की वैल्यू क्या आ गई? Im = Vm अपॉन में RF + RL. So the performance of the half wave rectifier is judged by knowing some quantities. First is average value of DC current. So IDC is equal to 1/t bracket integration 0 से t/2 Im sin ωt dt. तो ये वैल्यू है सिर्फ फर्स्ट हाफ वेव के लिए क्योंकि सेकेंड हाफ वेव में करंट 0 हो गया था. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी को. तो कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे -Im अपॉन में टी ओमेगा. तो कोस ओमेगा टी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू 2π/t को पुट करेंगे. इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Im अपॉन में पाई. 1/π को डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो 0.318 Im इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी डीसी करंट की. सिमिलरली अगर यहाँ से हम VDC की वैल्यू निकाल लें यानी कि आउटपुट डीसी वोल्टेज = Vm/π = 0.318 Vm. ये बाय मिस्टेक है, Im नहीं आएगा यहाँ पे Vm आएगा. तो सेकंड पॉइंट है RMS वैल्यू ऑफ करंट. तो IRMS = 1/t इंटीग्रेशन 0 से t/2 Im² sin² ωt dt होल की पावर 1/2. तो कॉन्स्टेंट टर्म को इसको भी बात ले लेंगे और sin² ωt को सोल्व करेंगे. सो इस इक्वेशन के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2θ = 1 - 2 sin² θ.
तो इसको सोल्व करने के बाद कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इसी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यहाँ से t/2 वैल्यू आएगी, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो IRMS की वैल्यू यहाँ से आ गई है Im/2। सो नेक्स्ट इज रेक्टिफायर एफिशिएंसी। ईटा इज इक्वल टू PDC अपॉन में PAC। PDC इज द एवरेज आउटपुट पावर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी IDC स्क्वायर इंटू में RL, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस RL आया है। जो PAC है ये पावर सप्लाई टू द रेक्टिफायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी IRMS स्क्वायर इंटू में RF प्लस RL। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस RF क्यों है, क्योंकि जब हम पावर सप्लाइड कर रहे हैं तो वो पावर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में से भी जा रही है और लोड रेजिस्टेंस से भी जा रही है, इसलिए यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस आए हैं। तो इसकी वजह फर्दर कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी RL अपॉन में RF प्लस RL इंटू में 40.6। तो जो ये फैक्टर है RL अपॉन में RF प्लस RL, तो इसमें जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम है एज़ कम्पेरेटिव टू लोड रेजिस्टेंस। तो इसका जो वैल्यू आएगी यहाँ से फैक्टर की वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही होगी। तो ईटा की वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40.6 ही होगी। तो ईटा की वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली ओनली 40.6% ऑफ द AC इनपुट पावर इज कन्वर्टेड इनटू DC इन लोड एंड द रेस्ट एग्जिस्ट एज AC पावर इन द लोड। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिपल फैक्टर। बेसिकली रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ DC आउटपुट, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बायस होगा बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिससे DC आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होंगे और उसी फ्लक्चुएशन को यहाँ पे रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेगा। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ वेव अपॉन में एवरेज ऑफ DC आउटपुट वैल्यू ऑफ वेव। तो स्मॉल r इज इक्वल टू I-RMS अपॉन में IDC या फिर V-RMS अपॉन में VDC। तो यहाँ जो आउटपुट करंट है IRMS कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट कंपोनेंट IDC एंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट I-RMS। तो यहाँ से फ्रॉम AC सर्किट थ्योरी IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू IDC स्क्वायर प्लस में I-RMS स्क्वायर। तो यहाँ से हम I-RMS की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इज इक्वल टू ब्रैकेट में IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर होल पावर 1/2। I-RMS की वैल्यू हम यहाँ पे रिपल फैक्टर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर अपॉन में IDC स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो यहाँ से IDC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे IRMS अपॉन में IDC स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। IRMS और IDC की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.57 स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे रिपल फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1.21। इसका मतलब क्या है, RMS रिपल वोल्टेज एक्सीड द आउटपुट DC वोल्टेज एंड दिस शोज ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए पुअर सर्किट फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज कौन सी होती है, इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द रेक्टिफायर डायोड व्हेन द डायोड इज नॉट कंडक्टिंग। क्योंकि जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तो उस केस में उस डायोड के अबाउट कितनी वोल्टेज होगी, वही वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज होगी, और वो वोल्टेज होगी पीक वोल्टेज यानी कि VM। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस केस में हम वेरिएशन देखेंगे DC आउटपुट वोल्टेज का विद DC लोड करंट। तो VDC की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, VDC इज इक्वल टू IDC RL। तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे IDC की वैल्यू जो कि DC करंट है, तो IDC इज इक्वल टू IM अपॉन में पाई, IM की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद VM अपॉन में पाई RF प्लस RL। तो इसमें से हम IDC RL की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो इस इक्वेशन में और पुट कर देंगे। तो VDC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VM अपॉन में पाई माइनस IDC RF। अगर IDC की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं तो VDC की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, या फिर अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है तो ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, जिससे VDC की वैल्यू आ जाएगी VM अपॉन में पाई एंड द आउटपुट वोल्टेज इन दिस केस इंडिपेंडेंट एंड परसेंटेज रेगुलेशन इज 0। एंड द परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे,
इज इक्वल टू वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज लोड अपॉन में वोल्टेज लोड इनटू में 100। तो यहाँ से हम किसी भी सिचुएशन में परसेंटेज रेगुलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो रेक्टिफायर की सेकेंड टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है सेंटर टाइप, सेकंड है ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टाइप से मतलब है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर एक कनेक्शन सेकेंडरी कोयल के सेंटर में किया हुआ है, जिससे इसका नाम सेंटर टाइप रेक्टिफायर है। अब देखते हैं वर्किंग वे। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इनपुट वेव, जिसमें VDC की वैल्यू 0 है, VRMS की वैल्यू है VM अपॉन में √2। अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो एक A पॉइंट है वो पॉजिटिव होगा और जो B पॉइंट है वो नेगेटिव होगा। तो D1 डायोड इस सिचुएशन के अंदर फॉरवर्ड बायस होगा और D2 डायोड रिवर्स बायस होगा। अगर D2 डायोड रिवर्स बायस हैं तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा D1 डायोड से, फिर फर्दर करंट फ्लो होगा लोड रेजिस्टेंस से, और इस डायरेक्शन में ये अपना लूप कंप्लीट कर लेगा, जिसमें जो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट जो करंट है वो जिसकी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सो जो D1 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है D1 डायोड के अबाउट। इट मीन्स जो ऑलमोस्ट वोल्टेज ड्रॉप है वो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट हुआ है। इट मीन्स जो इनपुट वेव थी फर्स्ट हाफ साइकिल में सेम वेव आउटपुट में भी होगी। तो हम नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें अगर, तो इस हाफ साइकिल जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस केस में जो A पॉइंट है वो नेगेटिव होगा और जो B है वो पॉजिटिव होगा। तो D1 डायोड इस सिचुएशन के अंदर रिवर्स बायस है और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस है। अगर D1 डायोड रिवर्स बायस है तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होके लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होके ये अपना लूप कंप्लीट कर लेगा, जिससे लोड रेजिस्टेंस के अबाउट जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ही रहेगी, जैसा कि पिछले केस में था। तो इस सिचुएशन के अंदर भी जो ग्राफ है वो नीचे ना बन के ऊपर बनेगा, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है इस केस में भी वो नीचे की तरफ ही है। इट मीन्स जो ग्राफ है वो इस केस में भी ऊपर ही बनेगा। सिमिलरली नेक्स्ट हाफ साइकिल्स के लिए भी ग्राफ कुछ इस टाइप का ही बनेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करी थी, वैसे ही हम फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी कुछ सेम क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम करंट की वैल्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर D1 डायोड फॉरवर्ड बायस था। इट मीन्स करंट की वैल्यू होगी Im sin ओमेगा t, और D2 डायोड रिवर्स बायस था तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर D1 डायोड रिवर्स बायस था तो उस केस में करंट की वैल्यू 0 होगी, और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस था बट करंट नेगेटिव था। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू हो जाएगी -Im sin ओमेगा t। तो यहाँ से हम DC करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। IDC इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से t/2 ID1 dt प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t ID2 dt। तो यहाँ पे ID1 और ID2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो IDC की वैल्यू हो जाएगी 2Im अपॉन में पाई, जिसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 0.636 Im। सिमिलरली अगर VDC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से हम, तो उसकी वैल्यू आती 2Vm अपॉन में पाई, कैलकुलेट करने के बाद 0.636 Vm। सो नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टिफायर एफिशिएंसी। इटा इज इक्वल टू PDC अपॉन में PAC। तो PDC की वैल्यू होगी IDC स्क्वेयर इंटू में RL। IDC की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी PAC इज इक्वल टू IRMS स्क्वेयर RF प्लस RL। IRMS की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू ये आएगी। इस सिचुएशन के अंदर RL अपॉन में RF प्लस RL की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगी, जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर बताया हुआ है। तो ईटा की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगी 81.2 के आसपास आ जाएगी, और ये एफिशिएंसी ट्वाइस है हाफ वेव रेक्टिफायर से। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर की जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, वो ये है। इसके अंदर हम IRMS और IDC की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे और सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1.11 IRMS अपॉन में IDC की वैल्यू।
तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.48। तो रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो नेक्स्ट पॉइंट है पीक इनवर्स वोल्टेज। जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर बताया हुआ है, जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है रिवर्स बायस डायोड के अबाउट, वही सेम वोल्टेज होती है पीक इनवर्स वोल्टेज। सो इस सिचुएशन के अंदर पी आई वी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एन एंड पी ऑफ डी टू डायोड। यानी कि जब डी वन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और डी टू डायोड रिवर्स बायस होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगी डी टू डायोड के अबाउट, वही सेम वोल्टेज होगी पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर हम इसे डायग्राम में देखें, जब डी टू डायोड रिवर्स बायस होगा, जो इसका जो एन पॉइंट है इसके अबाउट जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल होगा पॉइंट सी के अबाउट, और जो पोटेंशियल पी पॉइंट पे होगा वही सेम पोटेंशियल होगा पॉइंट बी के अबाउट। सो पोटेंशियल एंड सी निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओ लेना होगा, एंड पोटेंशियल एट बी निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ओ लेना होगा। अब देखते हैं बात की कैलकुलेशन। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओ इज आई एम आर एल। इट मीन्स जो सी एंड ओ के बीच में रेजिस्टेंस आर एल है इंटू में करंट जो आई एम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई यहाँ पे आई एम इंटू में आर एल। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ओ, जो कि वैल्यू होगी माइनस वी एम। तो इसको सोल्व करने के बाद आई एम आर एल प्लस में वी एम। अब यहाँ पे हम आई एम की वैल्यू पुट कर देंगे और वी एम को कॉमन ले लेंगे, तो फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल वैल्यू आ जाएगी ये, इस वैल्यू के अंदर जो ये फैक्टर है आर एफ प्लस आर एल अपॉन में आर एल। इसके अंदर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम है एज कंपैरिजन टू लोड रेजिस्टेंस। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं तो फाइनल वैल्यू जो है पीक इनवर्स वोल्टेज की वो हो जाएगी 2 वी। सो नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज रेगुलेशन। जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर बताया हुआ है, हम इस केस में वेरिएशन देखते हैं आउटपुट डीसी वोल्टेज और आउटपुट डीसी करंट के बीच में। तो वीडीसी की वैल्यू होती है वीडीसी इज इक्वल टू आई डी सी इंटू में आर एल, जिसके अंदर आई डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले हम आई डी सी इज इक्वल टू 2 आई एम अपॉन में पाई, इसमें आई एम की वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू से हम आई डी सी आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी इंटू में आर एल है, तो वी डी सी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2 वी एम अपॉन में पाई माइनस आई डी सी आर एफ। इस सिचुएशन के अंदर आई डी सी की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो वी डी सी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर वी डी सी की वैल्यू हो जाएगी 2 वी एम अपॉन में पाई, यानी कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगी और इस केस में परसेंटेज रेगुलेशन 0 आ जाएगा। सो नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर का सेकंड टाइप ब्रिज रेक्टिफायर। इस सर्किट डायग्राम के अंदर जो डायोड्स हैं वो ब्रिज की फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम अगर इनपुट वेव की फर्स्ट हाफ की बात करें तो उस सिचुएशन के अंदर ए पॉइंट है वो पॉजिटिव होगा और सी पॉइंट नेगेटिव होगा। अगर ए पॉइंट पॉजिटिव है तो D1 डायोड फॉरवर्ड बायस है और D2 डायोड रिवर्स बायस है। अब सी पॉइंट नेगेटिव पे है, इट मीन्स जो D4 डायोड है वो रिवर्स बायस है और D3 डायोड फॉरवर्ड बायस है। इट मीन्स करंट फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। जो करंट फ्लो होगा लोड रेजिस्टेंस के अबाउट वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। इट्स मीन जो करंट फ्लो हो रहा है लोड रेजिस्टेंस के अबाउट वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो डायोड्स हैं उनके अबाउट वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है। इट मीन जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है वो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट ही है। इट मीन्स जो इनपुट वेव में ग्राफ है फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर सेम ग्राफ आउटपुट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में भी सेम ग्राफ आएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल में, सो ए पॉइंट माइनस होगा और सी पॉइंट पॉजिटिव होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो D1 डायोड है वो रिवर्स बायस होगा और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब सी पॉइंट पॉजिटिव में है तो जो D4 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा और D3 डायोड रिवर्स बायस होगा। तो करंट फ्लो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा इस सिचुएशन के अंदर।
तो इस डायरेक्शन के अंदर ये अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। इस सिचुएशन के अंदर भी जो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ ही है। इट मीन्स फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल में करंट जो है लोड और रेजिस्टेंस के अबाउट सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स जो सेकंड हाफ साइकिल के अंदर ग्राफ है वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा, जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट वेव फॉर्म हुई थी सेम वेव फॉर्म ब्रिज रेक्टिफायर में भी होगी। और जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी सेंटर टैप रेक्टिफायर के अंदर, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज, एवरेज डीसी करंट, RMS करंट, वो सारी वैल्यू इस सिचुएशन के अंदर भी सेम होगी। बट ब्रिज रेक्टिफायर के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर द सेंटर टैप रेक्टिफायर। फर्स्ट एडवांटेज है ए ट्रांसफार्मर विदाउट ए सेंट्रल टैप इज यूज, यानी कि जो ट्रांसफार्मर विदाउट ए सेंटर टैप है उसको भी हम इस केस में यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, in this a smaller transformer may be used than that in the full wave circuit of the same output. Third point, a bridge circuit is particularly suitable for high voltage application.